अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। नया हफ्ता, नया दिन और उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त सा स्टार्ट होगा आपके पूरे हफ्ते का। अक्सर लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मिठास आए, खूबसूरती आए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मिठास भी आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको याद होगा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर एक गलत मुलजिम पे इल्ज़ाम देते रहते हैं और उसको मुजरिम समझते रहते हैं। यानी खुदा न खासा अगर आपका वज़न बढ़ गया है या आपको बार बार ये कहा जा रहा है आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, अब आपको मुख्तलिफ हेल्थ के ख़तरात लाहक हो जाएंगे, तो अपनी डाइट को दुरुस्त कीजिए। तो आप पहली चीज़ जो अपनी डाइट में से कट आउट करते हैं वो मुरग़्ग़न खाने होते हैं और आप ये समझते हैं कि घी को ख़त्म किया जाए, उस पर से स्विच करें जी फ़ौरन जैतून के तेल पे। बटर नहीं खा सकते, चीज़ नहीं खा सकते, यानी कहने का मकसद ये कि आप फ़ैट को कट आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम में से अक्सर लोग ये नहीं जानते कि असल कल्प्रिट आपके वज़न बढ़ने का, आपके जो मुख्तलिफ सेहत से रिलेटेड ख़तरात हैं वो फ़ैट की वजह से नहीं बल्कि शुगर्स की वजह से। शुगर से भी हमारे जहन में इमीडिएटली यही आता है कि शायद मीठा ज़्यादा खाते होंगे, मिठाइयाँ पसंद होंगी, केक्स पसंद होंगे, पेस्ट्रीज़ पसंद होगी, या फिर चॉकलेट को रेजिस्ट नहीं कर पाते होंगे। क्या आप जानते हैं कि बॉडी में जब शुगर्स के तौर पर जो चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं वो पूरे की पूरी कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है, और उसके अंदर आपकी गंदम से बनी हुई चीज़ें, आपकी चावल से बनी हुई चीज़ें, और ख़ास तौर पे जो रिफाइंड वाइट्स होते हैं जिनको कहा जाता है कि जी मैदा, जिसमें से आपने गंदम में से सारा फाइबर निकाल दिया है, अब वो प्योर मैदा बन चुका है और वो बॉडी में जाकर बन जाता है सीमेंट। तो आज हमने ज़रा इसी हवाले से बात करनी है कि किस तरह इस शुगर को कट डाउन करके आप एक्चुअली अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, वज़न को कम कर सकते हैं। बिकॉज जैसे कि कहा जाता है कि 70% आपकी डाइट है और फिर बाकी सारी मेहनत है। लोग कहते हैं उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें गुड शुगर्स हैं, कौन सी चीज़ें बैड शुगर्स हैं, और किन चीज़ों को कट डाउन करना हमारे लिए बेहतर है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहरहाल बेहतर होते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, उसमें क्या चीज़ कही जाती है। जैसे कि अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो कहा जाता है जो तंदूर से आपको सफ़ेद रोटी मिलती है वो भी आपके लिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लाल आटे की रोटी खानी चाहिए, यानी वो आटा जिसमें भूसी मिली हुई हो। इस सब में क्या साइंस है, किस तरह हम इस पर बात करेंगे, दैट इज़ द सब्जेक्ट टुडे। और आज आपकी मुलाकात इसी सब्जेक्ट के हवाले से हम करा रहे हैं सबीका से। सबीका अक्सर हमारे प्रोग्राम में साथ होती हैं। शी इज़ वन ऑफ द रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट। इसके अलावा वो पाकिस्तान डाइटेटिक सोसाइटी से भी मुंसलिक हैं। तो आइए वेलकम करते हैं सबीका को। अस्सलाम वालेकुम सबीका। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह और ज़बरदस्त आपने शॉल पहनी हुई है। आपको भी मेरी तरह ठंड ज़्यादा लगती है? बिल्कुल, क्योंकि वेदर है तो वेदर के साथ कपड़ों को भी इंजॉय करना चाहिए। अच्छा सबीका, आपने वो जो लास्ट टाइम बात की थी किन्नुओं के हवाले से, तो किन्नू पे बड़े ही हमें क्वेश्चंस आए। लोगों ने कहा कि वही जैसे आप कह रही थी कि उसको फुलफिल कर लिया जाए, अपनी क्रेविंग को कभी मीठे खाने के बजाय उसको ऑल्टरनेट करें जी फ्रूट से। अब वहाँ से ही हमें बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया कि शुगर्स कितना बड़ा कल्प्रिट हैं या नहीं, इसको ज़रा समझने में हमारी मदद कीजिए। थोड़ा तो मैंने इंट्रोडक्शन में लोगों को बताया कि जैसे ही हमारा वज़न बढ़ता है हम समझते हैं कि फ़ैट की वजह से, जबकि असल जो ज़िम्मेदार होता है वो शुगर होती है। ये थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि शुगर तो हम कभी भी अपनी लाइफ से दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शुगर आपके राइस में भी है, फ्रूट्स में भी शुगर होती है। यही कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि गुड शुगर्स और बैड शुगर्स में आती हैं। जो एडिड शुगर होती है जिसे हम रिफाइंड शुगर कहते हैं, अगर आप उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल कट डाउन कर देना, फिर आप समझ लें कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप एजिंग आपकी स्किन पे देर से आएगी। आप ये समझिए कि रिंकल्स आपकी स्किन पे देर से यानी एडिटिव या जो रिफाइंड शुगर है उसमें आपको मिसाल देते हैं कि जैसे हम अपनी चाय में इस्तेमाल करते हैं सफ़ेद चीनी की। Exactly. तो उसके बजाय अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करें या ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें या फिर अगर आप शहद का इस्तेमाल करें वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप शुगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो नॉट मोर देन 1 टीस्पून। राइट, यानी आप सफ़ेद चीनी की बात कर रहे हैं। आप 1 टीस्पून कर सकते हैं, मगर लोगों को मैं देखती हूँ कि वो 2 टेबल स्पून, इवन मैंने लोगों को देखा है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, चाय में तो हमें डालनी है, तो हाँ। वो स्लो पॉइजनिंग की तरफ जा रहा होता है। बिल्कुल। फिर वेट भी बढ़ रहा होता है, स्किन पे इरिटेशन आती है, इतने हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो ये सब
चीज़ें कट डाउन करेंगे। आमतौर पे जब बात करते हैं सभी का स्किन अच्छी जिन लोगों की है तो कहते हैं कि जी गर्म तासीर या ठंडी तासीर की चीज़ें, लेकिन कभी आपने ये देखा है कि अगर आपकी डाइट में शुगर ज़्यादा होगी तो आपकी एक्ने ब्रेकआउट ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी हिडन शुगर के बारे में। यानी कुछ तो हम यानी जैसे अब मुझे चाय में अगर 1 चम्मच चीनी डाली है तो मैंने खुद जानते बूझते अपने हाथों से डाली है, लेकिन कई खाने हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जिसमें चीनी शामिल है और हमें पता भी नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ बिस्किट्स हैं, स्प्रेड्स हैं, इवन आपका जो केचप है उसको भी एडिशनली मीठा किया गया है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचें फिर? आप कैन फ्रूट्स ले लीजिए, आप कैन जूस देख लीजिए, आप टेट्रा पैक के जूस देख लें, इन सब में शुगर्स एडेड हैं। आप इसी तरीके से बच सकते हैं कि उसको अपने घर में ना लेकर आएँ, आप उसका सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। इवन कि अगर आप किसी फ्रेश फ्रूट का जूस भी अगर बना रहे हैं तो मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ आप नहीं बनाइए। वाई यू आर कटिंग फाइबर फ्रॉम द फ्रूट, आप क्यों उसको कट करें? ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपने किन्नू के बारे में जब हम कर रहे थे तब भी आपने बात की थी कि ये देखिए कि अल्लाह ताला की एक तख्लीक है जिसके अंदर जाहिर सी बात है फ्रूट में फाइबर मौजूद है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, आपकी डाइजेशन में आसानियाँ पैदा करता है। आप उसको निकाल के उसके अंदर से रस निकालना चाहते हैं जो कि और फिर उसमें चीनी भी मिला लेते हैं। इवन कि मैं ये बोलती हूँ कि जब आप शेक्स बना रहे हैं आप पील के साथ शेक्स बनाइए। आप एप्पल का मैंने देखा है कि वो छिलका उतार के रिमूव कर देते हैं। ऑरेंज पील जो होता है मैं जैसे घर में करती हूँ उसको सन ड्राई करके आप उसको फेस स्क्रब, बॉडी स्क्रब में यूज़ कर सकते हैं। 100% उसमें विटामिन सी होता है। जो भी फ्रूट के पील्स होते हैं ना बहुत बेनिफिशियल होते हैं, उसको कभी रिमूव ना कीजिए। अच्छा, जो हम ये भी देखते हैं कि अक्सर लोग जब डाइट पे जाते हैं तो वो लो फैट चीज़ें इस्तेमाल करने लगते हैं। क्या आपको पता है कि चीज़ों को लो फैट बनाने के लिए जब उसके अंदर से एडिशनल फैट निकाली जाती है तो वो काफ़ी हद तक बदजायका हो जाते हैं और उसके जायके को बेहतर बनाने के लिए ऊपर से शुगर डाल दी जाती है। और फिर जितनी चीज़ें आपके पास कैंड हैं, बॉटल्ड हैं, प्रिजर्वेटिव्स जिसमें शामिल हैं, तो ये प्रिजर्वेटिव्स या तो सॉल्ट्स होते हैं या फिर शुगर्स होते हैं। सो यू आर जस्ट एडिंग ऑल दैट हिडन पॉइजन टू योर बॉडी। इसको क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। लेकिन सभी का जो लोग अब अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में से एडिशनल एक्स्ट्रा हिडन शुगर को निकालेंगे, तो आप कुछ कल्प्रिट्स उनको पॉइंट आउट करें जो शायद हम जानते भी हों लेकिन जाने अनजाने में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक रिकमेंडेशन बता देती हूँ कि पर डे के हिसाब से डेली आपको कितनी शुगर लेनी होती है। मेन एंड वुमेन का दोनों डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, जैसे कि कैलोरीज इनटेक में भी डिफरेंट होता है। तो जो वर्किंग वुमेन्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो पर डे के हिसाब से 6 टीस्पून्स ऑफ शुगर इनटेक डेली कर सकती हैं जी। अच्छा, 6 टीस्पून्स ऑफ शुगर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप अभी 2 चाय के कप पी रही थी जिसमें 2 चम्मच चीनी डालती थी तो आप ज़्यादा डालना शुरू कर दें। ये टोटल शुगर की क्वांटिटी है जो आपकी बॉडी को चाहिए। और अब जो हम हिडन एंड अदर सोर्सेज की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि चावल में भी जब आपकी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है वो भी शुगर्स हैं, रोटी भी शुगर है, नान भी शुगर है, तो इन सब चीज़ों में और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी शुगर्स हैं। बिल्कुल। एंड कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए फाइबर का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी लाइफ से ये जो वाइट फ्लावर के मोस्टली घरों में मैंने देखा है रोटी बनती है, प्लीज़ उसके साथ आप भूसी मिक्स कीजिए, जैसे कि आपने इंट्रो में कहा था। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ फाइबर को मिक्स करते हैं तो वो आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, आपकी बॉडी में एक जगह जाके स्टोर नहीं होती, उसको बर्न आउट करने के लिए फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली मैं आपको मेंस रिकमेंडेशन बता दूं जो कि 9 टीस्पून्स ऑफ शुगर पर डे के हिसाब से है। तो जो मर्द हजरात जो हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह और मीठी चीज़ें खाने के शौकीन हैं, तो काइंडली ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि 9 टीस्पून से ज़्यादा चीनी ना। और चलें, अब आप इस मौजू पे बात निकली है तो आपको बता ही दें कि एक जो 150 ml का आपका सोडा का कैन होता है उसमें तकरीबन 12 टीस्पून शुगर होती है। एंड पीपल नीड टू नो दैट। जो जब आपकी लिमिट 9 है और अगर आपने दिन में 2-3 इस तरह के जूस कैंस पी लिए या सोडा के कैंस पी लिए तो आप सोच सकते हैं कि आपकी शुगर इंटेक कितनी ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी सभी का, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का आपने भी हवाला दिया। जैसे बड़े बूढ़े भी कहते थे सुबह बाजरे की रोटी इस्तेमाल करो, जौ का दलिया इस्तेमाल करो, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहलाती हैं। ये मुख्तलिफ कैसे हैं और इनके क्या फ़वाइद हैं हमारे लिए? देखिए, इनके फ़वाइद ये हैं कि बेसिकली ये आपकी
डाइजेशन अच्छा करता है, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बॉडी में जितना फैट होता है, ये फाइबर जो इसमें ऐड होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में, ये उसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल को बर्न करने में हेल्प करता है। लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही रखिए, साथ में वॉकिंग, एक्सरसाइज एंड जो भी डिफरेंट तरीके की जो भी आपकी स्केड्यूल है उसको भी रखिए। तो ये सब चीज़ें मिल के जो है वो आपकी फैट बर्निंग में हेल्प करती हैं। जिस तरह कहा जाता है कि खाने की इनटेक और अपना पोर्शन साइज तो आपने कंट्रोल करना ही है, लेकिन जब आप किसी को बहुत ज़्यादा जुस्तजू करता हुआ देखते हैं या एम्बिशियस देखते हैं तो उसके लिए कहा जाता है देयर इज़ फायर इन देयर बेली। तो ये जो फायर इन द बेली है, इसको भी, इस आग को भड़का कर रखें ताकि आप जो भी खाएं उसको अच्छे से हजम कर सकें और उसके बारे में फील गुड कर सकें, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी इस्तेमाल भी कर सके। जाते जाते सभी का अगर आप कोई ख़ास मैसेज लोगों को शुगर्स के हवाले से देना चाहें। मैं यही मैसेज दूंगी कि काइंडली प्लीज़ जो टेबल शुगर है, अगर आप उस पर ही कंट्रोल अपना कर लेंगे, जैसे आप केक्स बना रहे हैं, मफिन्स बना रहे हैं, कोई भी किस्म की शेक्स बना रहे हैं, उसमें अगर आप इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे तो वो आपकी लाइफ जो है ना वो बेस्ट जाएगी। स्पेशली चिल्ड्रंस को मैं यही कहूँगी जो मदर अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के देती हैं, लंच बॉक्स घर से बना के देती हैं। न्यूयॉर्क पब्लिक स्कूल में एक रिसर्च के मुताबिक एकेडमिक रैंकिंग उनकी 15.7% हो गई थी कि जब उन्होंने अपने लंच और ब्रेकफास्ट से एडेड जो भी रिफाइंड शुगर थी उनको डालना कम कर दिया था। तो आप ये देखिए कि कितना अच्छा फ़ायदा है अगर हम शुगर्स को अपनी लाइफ से, डेली लाइफ से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में करेंगे। बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ होने का। और आपको ये भी बताते चलें कि जो स्टूडेंट्स इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हैं या वो प्रोफेशनल्स जो समझते हैं कि जी आज हमने पूरी रात जागना है, आज हमने प्रेजेंटेशन बनानी है और एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, इस एनर्जी ड्रिंक में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वेरी हाई शुगर कंटेंट जो आपको इमीडिएटली बज़ तो देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनशियात से भी ज़्यादा एडिक्टिव हो सकती है ये शुगर। तो अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखिए और ख़ास तौर पे जो आप खा रहे हैं बी अ लिटिल माइंडफुल अबाउट दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ी मशहूर एक कहावत है, कहा जाता है सब माया है, और इसके अगर आप फ़लसफ़े में जाने की कोशिश करें तो वाकई आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए दायमी नहीं है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन इसी फ़न को अगर आप लोगों को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करें तो इसको कहा जाता है द आर्ट ऑफ इल्यूजन एंड मैजिक ट्रिक्स। बच्चे हमेशा से इससे बहुत महसूस होते हैं एंड ऑफ कोर्स इसमें काम जो आपके आता है वो अटेंशन और लैक ऑफ अटेंशन का केस है। इसको आप सीख भी सकते हैं लेकिन इसमें बड़ी महारत चाहिए होती है, बहुत अरसे तक इस पे काम करना होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह की ट्रिकरी को, इस तरह के इल्यूजन्स में अपना एक नाम कमाया है एंड ऑफ कोर्स ही इज गिवन इट अ लॉट ऑफ इयर्स ऑफ हिज टाइम। और आज उनके साथ उनके एक शागिर्द भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं जी मैजिशियन एंड माइंड रीडर मोहम्मद इकबाल वाहिद से, और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं आपके शागिर्द मोहम्मद शोएब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। मैजिकल मंडे बना देंगे आज हमारे पीर के आप प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मुझे इकबाल साहब ये बताइए, इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसे, यानी बचपन में आप भी पपेट शोज, मैजिक शोज देखते थे जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हुए? हमारा पढ़ने का टाइम था, जब वो दौर था, बचपन था, उसमें कुछ मैजिशियन ऐसे शोबदेबाजी दिखाने आते थे, तो बस वहीं से देख के कुछ चीज़ों पे बड़ी हैरत हुई कि यार ये कैसे होता है। एक जुस्तजू, एक लगन हुई कि कैसे होता है, ये कैसे किया जा सकता है। तो उसके पीछे थोड़ा सा स्ट्रगल करी। वक्त के साथ साथ जब थोड़े से बड़े होते गए, करते गए, तो इसको समझते गए, करते गए। तो एक बहुत लंबा पीरियड है। सही मानों में अगर देखा जाए तो मैं 83 से इस फील्ड में हूँ। बाकायदा मुझे प्रॉपर उस्ताद मिले। मेरे उस्ताद नफीस अहमद हैदराबाद से बिलोंग करते थे, लेकिन वो थे बाहर थे वो। अच्छा, आजकल तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी उस्ताद उस तरह मिलते नहीं हैं, तो हम यूट्यूब से ट्रिक सीखते हैं, या ट्रिक हमें कोई बहुत पसंद आती है तो फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या किया होगा। आप से कभी कोई मैजिशियन नहीं बन सकता। सही। ट्रिक ज़रूर सीख सकते हैं आप, लेकिन मैजिशियन नहीं बन सकता, समझे। और
मेरे पास एक ज़िंदा मिसाल है शोएब, और ये मुझसे मिलने से पहले यूट्यूब से कुछ सीखा हुआ था। हाँ जी। तो इत्तेफाक था, एक मेरी इनकी मुलाकात हुई, तो बस वहाँ से जब इन्होंने मेरा काम देखा तो बहुत हैरान हुआ। शोएब कितने अरसे से आप इकबाल साहब के साथ? ऑलमोस्ट 1 ईयर। मेरे सामने मुझे नज़र आ रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स, और आज हमारे मंडे को मैजिकल मंडे बनाने के लिए ऐसा लग रहा है कोई ट्रिक है आपके पास। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं हमारे पास जी। ठीक है, और सारे के सारे डिफरेंट हैं। एक मरतबा मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ से, बिल्कुल ऐसे कैमरे को भी दिखा देता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये पूरी ठीक है? जगह आपके पास ओके। कार्ड्स की। इसको अच्छा, आप शफल कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। यस। अच्छा ये, अच्छा अब मैं अगर आपसे कहूँ कि एक डेक रखी हुई है, इसमें से कोई एक कार्ड जो आप समझती, कोई भी एक कार्ड रैंडम, कोई भी एक कार्ड नंबर बोले, इसका साइन बोलिए। किंग ऑफ स्पेड्स। किंग ऑफ स्पेड। ओके, अगर हम ऊपर से जाएंगे तो बहुत डीप जाना पड़ेगा। अच्छा। अगर मैं आपको कहूँ कि नीचे से जी, किस पोजीशन पे है, मैं तो कोई गैस नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बिल्कुल तो शफल भी हुए हमारे सामने। थिंक मेरा ख्याल है कि इस वक्त नीचे से 10 पोजीशन पे है, 10 बॉटम से जी जी 10 पोजीशन पे। आप चेक कर ठीक लें। है, अब देखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जबरदस्त। एंड दिस इज द किंग ऑफ स्पेड्स। स्पेड। मैं चाहूंगा कि जूम करके कैमरा इस चीज को दिखाए ताकि पता लगे। आपने कैसे गेस किया, या इसकी यानी हाउ डज इट हैपन? असल में ये पूरा एक मेमोराइज करना पड़ते हैं एक चीज को कि कैसे, और फिर इसमें काफी टाइम लगता है। पिक्चर कार्ड के अलावा भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। पिक्चर कार्ड के अलावा चलें 3 ऑफ हार्ट्स। 3 ऑफ हार्ट्स। 3 ऑफ हार्ट। ओके, 3 ऑफ हार्ट जो है 15 नंबर पे है, टॉप से 15 नंबर से। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 3 ऑफ हार्ट। 3 के बाद 4 पूछ लूं मैं, 4 ऑफ हार्ट कहाँ पे? आप सोचेंगे कि ये 15 पे तो 16 पे होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, कोई सीरियल नहीं लगी हुई इसकी, कोई ऐसी सीरियल नहीं है कि आप ये कहें कि यार कोई सीरियल है इसकी। हर जगह डिफरेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ट्रिक होती है, कोई ना कोई ऐसी ट्रिक है कि हम इसको मिक्स भी कर रहे हैं, ठीक है ना, मिक्स करने के बाद फिर बता भी रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये मैजिक बॉटल जो यहाँ पे नजर आ रही है, अब देखना ये है कि इसकी ट्रिक क्या है। चेक करें। हाँ जी, चेक करें इसमें क्या चीज है। ये इसके अंदर जो इसका क्राउन होता है जो आप निकालते हैं बॉटल ओपनर से, उसको बेंड करके अंदर रखा हुआ है। नहीं, क्राउन, हाँ, ये जो ऊपर का टॉप होता है ना, वो है ये जी। अच्छा, अगर मैं आपसे इसको कहूँ कि इसको बाहर निकालना है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप निकाल सकें? इसको कैप खोलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जी। आप ऐसे लेके यहाँ से ऐसे, ये देखें जी, चेक करें, निकल आया ऐसे, सिंपल है जी। अच्छा, अब मुझे जरा ये आप चेक करें ढक्कन, ये बिल्कुल सॉलिड ढक्कन है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको कैप को पकड़े, क्राउन को जी, ये हमने बॉटल को बंद कर दिया। बिल्कुल। अब ये क्राउन मेरे हाथ में दे दे जी। बिल्कुल, इसको 1 2, जरा कैमरा देख ले, बिल्कुल 1, ये देखिए जी, इसको जूम इन करके ये वापस अंदर चला जाएगा मेरे ख्याल में। 1 2 3 चेक करें। वाओ, चेक करें, बिल्कुल सिंपल। इसमें दिस इज अ सॉलिड बॉटल, कोई इसमें कट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चीज ये दोबारा अंदर। वेरी गुड, सुपर्ब, थैंक यू। शोएब, आपको भी ये करनी आती है? जी। वाकई इट वाज अ स्मार्ट बॉटल, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह इल्यूजन हुआ। शोएब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, 1 साल से इकबाल साहब के साथ भी हैं, आप भी कोई हमें ट्रिक बताइए। इसके लिए आपको यू नीड अ पर्सन। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो जादू, मुझे भी जादू आता है, देखिए मेरी टीम में से लोग जादू ही तौर पे यहाँ पे आ जाएंगे। अली, फौरन से इधर आओ। देखें, ये मेरा मैजिक था, अब आप दिखाइए। वो 52 कार्ड है हमारे पास, आप कहीं से भी रैंडमली कोई कार्ड निकालेंगे, मुझे मत दिखाइएगा, कहीं से भी, ठीक? कैमरे में दिखा दीजिएगा, आपस में देखना आप लोग।
फेस डाउन दिखा करके, दो। ओके, फेस डाउन करके मेरे हाथ पे रख दें। वापस दे दें इनको। वेरी गुड। अभी तो आप सबको आइडिया कि कार्ड कहाँ पर रखा हुआ है। कहीं पर मुझे स्टॉप बोलिएगा। स्टॉप। जहाँ आपने स्टॉप बोला एग्जैक्टली वहाँ से कार्ड उठा के यहाँ सेंटर में रख देंगे। अब कितने कार्ड्स के बाद है? लगभग कितने कार्ड्स के बाद किया? ऑलमोस्ट हाफ द डेक। ऑलमोस्ट हाफ। आधी डेक हो कार्ड याद है आपको? थोड़ा गौर से देखिएगा। वाओ, ये खुद ब खुद मूव कर रही है। ये वाला मंत्र मुझे भी सीखना है। मेरी टीम मेरे, ये देखो अली, सीख के आना बेटा। ये कार्ड तो आपका। ओह गॉड, दिस इज द सेम कार्ड, 9 ऑफ स्पेड्स, राइट? जबरदस्त। ये स्पेड और हार्ट्स आज हमारे काबू में नहीं है। और श्रेप कुछ और भी इनसे करवाना चाहेंगे? Why not? जी, कहीं से भी आप, मुझे कुछ और आए ना आए, मुझे ऐसे शफल करना सीख। कोई भी एक कार्ड कहीं से भी निकाल लें। देख लीजिएगा। हमें भी दिखा दो। ओके, कहीं पर भी स्टॉप बोलिएगा मुझे। स्टॉप। जहाँ आपने स्टॉप बोला एग्जैक्टली वहीं रख देते हैं। अंदाजा मुझे बताएं कितने कार्ड्स के बाद होगा? लगभग 1/3 ऑफ द डेक तो होगी इट्स के सेंटर में ऑलमोस्ट। अगर हम इसको और मजीद शफल कर लें, क्या पॉसिबल है कार्ड निकालना विदाउट लुकिंग? बहुत मुश्किल है। अब तो ये अच्छा खासा शफल हो चुका है। शफल करने के बाद कार्ड याद है आपको? एक कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। स्नैप करने के बाद कार्ड आपका टॉप पर आ जाएगा। क्या ये कार्ड है आपका? ये कार्ड नहीं है? कार्ड याद है आपको? जी जी। थोड़ा गौर से देखिएगा। इट इज दैट कार्ड नाउ। ये देखो, ये वाली ट्रिक सीखनी चाहिए। ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस इज ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस दैट। इकबाल साहब यहाँ होने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक आपसे जरूर मैसेज लेना चाहूंगी। बड़े सारे व्यूअर्स मेरे इंप्रेस हो चुके होंगे। आपसे राब्ता एक तो आपके FB के पेज पे, फेसबुक के पेज पे हो सकता है, और दूसरा अगर वो ये ट्रिक सीखना चाहें, अपने इस क्राफ्ट को बेहतर करना चाहें, एक कोई ऐसी टिप जो आप उनको दे सकें। असल में जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो उस्ताद होता है, वो अच्छा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो सिखाने वाला हो, फिर शागिर्द ऐसा होना चाहिए वो सीखने वाला हो, मेहनत करने वाला हो। सही। जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दिस इज लाइक एनी अदर स्किल। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब और शोएब हमारे साथ मौजूद होने का, हमारे मंडे को मैजिकल बनाने का। अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि अगर एक अच्छा साथी, एक अच्छा उस्ताद मिल जाए तो ज़िंदगी यकीनन बेहतर गुजर सकती है। आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसी ही स्टडी को डिस्कस करेंगे जिसमें ये बताया गया कि सबसे अहम फैसला जो आप ज़िंदगी का लेते हैं वो आपकी लाइफ पार्टनर की चॉइस होती है। ये आपकी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कामयाबियों को, आपके एम्बिशन को किस तरह इफेक्ट करती है, ये जानेंगे हम 2 शानदार कपल से। हमारे साथ रहिएगा, आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि इस सर्वे में कितनी हकीकत है या नहीं। एंड वेलकम बैक। हमेशा की तरह जी सुबह अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट के हवाले से। ओपनिंग में भी मैंने आपको बताया था कि कहा यह जाता है कि आप किस घराने में पैदा हुए हैं, आपके इर्द गिर्द कैसा माहौल है, आपके वालिदैन कौन हैं, आपके बहन भाई कौन हैं, आप किस मोहल्ले में रहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिस पे शायद बचपन में या जब आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन एक दफ़ा अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव बना लिया, कोई टारगेट बना लिया, तो उसकी तरफ बढ़ते हुए कुछ फैसले वाकई आपके अपने होते हैं। हमने एक बहुत बड़ी रिसर्च की तरफ देखा जिसमें बहुत कामयाब लोगों से ये सवाल किया गया कि अगर वाकई उनसे पूछा जाए कि उनकी कामयाबी की कुंजी क्या है और वो कौन सा ऐसा एक रिश्ता है जो उनके लिए सबसे अहम सपोर्ट सिस्टम बन के साबित हुआ, तो कई लोगों ने क्या बल्कि 99% लोगों ने इसमें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का हवाला दिया। और हम बड़े बड़े लीडर्स का इसमें नाम लेना चाहेंगे। इसमें ओबामा की बात की जाती है। अगर उसको थोड़ा सा पाकिस्तान के करीब ले आया जाए तब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने अहम वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लीडर्स रह चुके हैं, वो अपनी जद्दोजहद में एक बड़ा कलीदी किरदार मानते हैं अपने स्पाउस को। तो सबसे अहम डिसीजन जो आपने लेना है वो ज़िंदगी में वो यही है कि आप शादी किससे करेंगे। अब कुछ लोगों का ख्याल है जी कि ये डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ शायद मोहब्बत की शादी और अरेंज मैरिज के हवाले से। हम इसके भी बियॉन्ड जाना चाहते हैं। हम मिजाज की हम आहंगी की बात करते हैं और आम तौर पे ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। जिस तरह के कहा जाता है कि लर्निंग्स के साथ
साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ हर 5 साल के बाद आपकी शख्सियत बदलती है। और फिर जाहिर सी बात है, एक कपल भी कई मराहिल से गुजरता है। जब वो पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तब हालात कुछ और हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोफेशनल तरक्की होती है तब रिक्वायरमेंट्स और सैक्रिफाइसेस मुख्तलिफ हो जाती हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, अखराजात बढ़ते हैं। इन तमाम मराहिल से जब कपल गुजरता है तो किस तरह उनकी आपसी हम आहंगी हो और किस तरह एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की तवक्कुआत पे पूरा उतरें, क्योंकि हर बदलते मरहले के साथ तवक्कुआत भी बदल रही हैं। इस पे जी आज हम बात करते हैं और हमने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी आपसे और हमसे काफ़ी मुख्तलिफ है, उनसे बात की जाए। और सबसे पहला शोबा जो हमने पिक किया वो है सियासत। सियासतदानों की ज़िंदगी में जी कोई 9 to 5 नहीं होता, अपने हल्के अवाम के करीब रहना होता है और इसमें कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। फिर इसके अलावा जी अवामी राब्ते में दूर दराज इलाकों में आपको सफ़र भी करना पड़ता है, तो काफ़ी हद तक जो आपका फैमिली यूनिट होता है आपके वक्त से भी महरूम रहता है। और फिर यकीनन इसमें हम देखते हैं कि जो दूसरे मसले मसाइल होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये मामला सिर्फ मर्द सियासतदानों के साथ नहीं है, बल्कि ख़वातीन भी इससे किस तरह निबर्द आज़मा होती हैं, हमारा कल्चर क्या कहता है, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं या फ़राइज़ हैं जो ख़वातीन को इस बात से कतई नज़र कि वो किस शोबे में हैं, कौन सा उनका प्रोफेशन है, उनको फिर भी निभाना पड़ता है। आइए इनकी ज़िंदगी से कुछ सीखते हैं। आज हमारे पास 2 ऐसे ही कपल्स मौजूद हैं। दोनों कपल्स में जो एक हाफ है उसको आप जानते हैं एक मशहूर सियासतदान के रूप में, पब्लिक लाइफ बहुत एक्टिव है, नेशनल असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, मुल्की मामलात हों, सब में बड़े बुलंद तरीके से आवाज़ को रेज़ करते हैं, इश्यूज़ को सामने लेके आते हैं। आज ये जानना है कि घरेलू ज़िंदगी में भी वो क्या अपने मसाइल पे उसी तरह रोशनी डाल पाते हैं या ये पावर हमने सिर्फ उनको पार्लियामान में ही दी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, और मेरे ख्याल में पहली दफ़ा है कि उनको उनके हस्बैंड के साथ बुलाया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर रज़ा अब्बासी साहबी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा। थोड़ा डिफरेंट सा टॉपिक था, हमने कहा तालीम के बारे में बात होती है, सिंध के बाकी उमूर के बारे में बात होती है, आज जरा आपकी पर्सनल लाइफ से भी कुछ और हमें भी अच्छा लगता है कि कभी इससे हटके जरा जायका बदला जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, जहां हम बात कर रहे हैं बहुत जोर और शोर से अपनी बात को, अपनी दलील को आगे रखने का, तो जी प्रोफेशनल के हिसाब से तो ये वकील हैं और उस वक्त से मैं इनको जानती हूँ जब ये कराची में अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे होते थे और कभी कभार तन्हा इन्हीं की आवाज़ होती थी। फिर उसके बाद हमने इनको ऑफ कोर्स सेनेट में भी देखा और आज भी जानना चाहेंगे कि क्या सियासी सरगर्मियाँ हैं, लेकिन उससे बढ़कर घरेलू मामलात में क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद है निहाल हाशमी साहब और आपकी अहलिया निशात फातिमा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। निहाल साहब, क्या सूरत हाल है आजकल? मामला नरम गरम चल रहा है या थोड़ा ठंड है? जैसे पूरे पाकिस्तान में ठंड पड़ी हुई है, तो सियासी मामलात में भी कुछ ऐसा ही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असेंबली में काफ़ी गर्मा गर्मी है जी, अदालतों में काफ़ी गर्मा गर्मी है, बाकी जो इक़्तिसादी मामलात उस पर बिल्कुल सर्द है। जो प्रोडक्टिविटी है वो मानंद है। हाँ। बाकी गर्मा गर्मी काफ़ी ठीक है। सही। अच्छा, और जिस तरह कहते हैं कि दुनिया में कुछ ममालिक में जब सर्दी पड़ रही होती है तो दूसरे ममालिक में गर्मी का भी होता है, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली बात, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मौसम बिल्कुल उलट है। तो हम ये जानना चाहेंगे, जो अभी हमने बात की कि जब सियासी टेम्परेचर्स बढ़े हुए होते हैं और आप लोगों की सरगर्मी वहाँ पे होती है, तो वापस घर आके किस किस्म का टेम्परेचर और मौसम आप लोगों को मिलता है? निहाल साहब, अगर आप शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल। मेरे गरज चमक नहीं कोई गरज चमक नहीं। मेरे वालिद साहब भी सियासी थे, मेरी वालदा, मैंने हमारी ट्रेनिंग है बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल मोर देन नॉर्मल। अच्छा, मर्द हज़रात के लिए तो आमतौर पे कहा भी जाता है कि उनके सारे मामलात ही नॉर्मल चल रहे होते हैं। नुसरत साहिबा, आपके साथ क्या होता है? यानी एक ज़ोर और शोर तकरीर करके आए, लोग वाह वाह करें, वापस आके आपको भी बाकी ख़वातीन की तरह ज़रा किचन मैनेजमेंट पर नज़र डालनी पड़ती है? बिल्कुल सिद्रा, ये अच्छा है कि हम जैसे जो सियासतदान हैं उनके बारे में आप इस तरह का सवाल करें और हम बताएं कि हम उनसे कोई अलग मखलूक नहीं हैं, हम भी उन्हीं में से हैं। हमारे भी ज़िंदगी के हालात आप जैसे ही हैं, हम भी, हमारा भी एक अदद शौहर होता है, हमारे भी बच्चे होते हैं। ये अलग बात है कि थोड़ी बहुत मसरूफियात उनसे डिफरेंट हो जाती है। जैसे आपने 9 to 5 बोला, तो 9 to 5 तो हम नहीं हैं, हम तो 24 आवर्स हैं।
और रात के 1 बजे 2 बजे भी हमारी कॉल आ सकती है, हमें कॉल आ भी सकती है मीटिंग की भी या मुख्तलिफ हवालों से, तो ये सिलसिला है। लेकिन मैं निहाल साहब की तरह तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बाहर हो तो घर आकर बिल्कुल ठंडा, नहीं ऐसा नहीं है। कभी कभी मिजाज बाहर से इतना गर्म आ भी जाता है तो फिर कभी घर आके उसको शौहर, और ये शुक्र है कि शौहर भी उस सियासी उस घराने से हैं और समझते हैं, तो इसलिए वो उसको उस तरह मुझे कूल कर जाते हैं और समझाते हैं कि इसको इस तरह लेना चाहिए, ऐसे करना है। आप ये कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात है कि मैंने देखा है कि जो सियासत से मुंसलिक ख़ानदान होते हैं, अगर उनकी फैमिलीज़ में शादी होती है तो वो ख़वातीन को भी बड़ा इनकरेज करते हैं। शबीर भाई, आम तौर पे तो देखा गया है डॉक्टर की बीवी भी अगर डॉक्टर होना तो वो कहता है कि नहीं तुम घर बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है पब्लिक लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। तो जब आप लोगों की शादी हुई तो ये बात पहले से तय थी कि नुसरत अपना सियासी करियर, अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखेंगी? नहीं, ये शुरू में जब आई थी तो एडवोकेट थी जी, इसी हैसियत से शादी हुई। ये तो फिर वालिद साहब हमारे जो थे वो पीर साहब के बहुत करीब थे, तो उन्होंने इनका मुतारिफ करवाया इनको पीर साहब के आगे कि इसमें गट्स देख रहा हूँ मैं, ये मेरी जानशीन बनेगी। हालांकि हम 7 बेटे हैं इनके, हमने वो नहीं थी चीज़ शायद, हाँ। तो यही हमारी हुई जानशीन वालिद साहब की। और आपने रिवायती शोहरों की तरह इसमें कोई जालिम समाज की आप दीवार नहीं बने, आपने कहा जो करना है करो? ऐसे नहीं, मेरी वालिदा जो थी वो गवर्नमेंट जॉब करती थी, टीचर थी, एडमिनिस्ट्रेटर थी अपने ज़माने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वालिद साहब ने भी मना नहीं किया था तो मैंने भी इनको मना नहीं किया। साहब, आपके घर से क्या रिस्पांस आया था जब आपके ससुराल वालों ने आपको सियासत में इनकरेज करना शुरू किया? तो आपके फैमिली ने तो कहा होगा लो ये जैसे खुद थे इन्होंने अपनी बहू को भी वैसे ही अल्लाह का शुक्र था कि शुक्र है कि मैं जिस फैमिली से मेरे पेरेंट्स, तो वहाँ मेरे वालिद की तो डेथ हो चुकी थी मेरी शादी से पहले ही जी, और हम सब जो है वो सेल्फ हम लोगों ने अपने आप को बनाया और सारे बहन भाइयों ने मेहनत की, अपने आप को बनाया, और तो इसलिए हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे जी। तो ऐसा कुछ नहीं। और हमारे यहाँ मेरी अम्मी की तरफ या पेरेंट्स की तरफ सियासत नहीं थी जी। हम उससे बिल्कुल दूर थे, सिर्फ पढ़ाई और अपना आगे बिजनेस और अपना प्रोफेशन। शादी होके आई तो चूंकि मैंने लॉ किया हुआ था तो मेरे जो ससुर है वो बहुत नामी ग्रामी थे और वो मजलिस शुरा के मेंबर भी रह चुके थे, तो उनको था कि डॉक्टर भी बहू हो गई, बेटी भी डॉक्टर हो गई, इंजीनियर भी हो गए बच्चे, एक मेरी तरह कोई वकालत में आए, पहले वकालत में आए। हम दोनों ससुर और बहू दोनों इकट्ठे प्रैक्टिस करते रहे, जाते रहे, आर्ग्यूमेंट्स उनसे सीखा मैंने। फिर इसी दौरान उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो मेरे अम्मी अब्बू की तरफ से तो मैं अपने अब्बू की लाडली, जैसे आपने कहा ना कोई तो होता है ना जिंदगी में पीछे बैक में, तो शादी के बाद तो हस्बैंड हम कहते ही हैं, सारी खवातीन बोलेंगी भी और मर्द कहेंगे हमारे पीछे हमारी बीवियां हैं। मेरे शादी से पहले मेरे वालिद साहब थे, वो मुझे हर जगह, यकीन माने जिस वक्त मैं बचपन में थी तो बहुत कम पेरेंट्स की तरफ से, ख़ासतौर पर फादर की तरफ से परमिशन कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं। मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा थी, टेबल टेनिस और स्क्वॉश में, वहाँ जाना है, उधर मैच है, तो मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे मना नहीं किया। तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल और पीछे उस तरह आपका फादर फिगर का होना बहुत ज़रूरी है। देखें इस वक्त मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि हमारे व्यूअर्स इन दोनों हमारे जो गेस्ट हैं और उनके जो स्पाउसेस हैं उन पर रश कर रहे हैं, लेकिन खुसूसन इस बात पे कि नुसरत साहिबा ने जैसे कहा कि उनके ससुर ने सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट किया, उनके फादर ने उनको सपोर्ट किया और ऑफकोर्स शबीर भाई की सपोर्ट साथ दी, और दूसरा लोग रश कर रहे हैं निहाल साहब पे, और ख़ास तौर पर तमाम मर्द हजरात कि कह रहे हैं कि जी कुछ भी करके बाहर अगर बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो भी, लेट भी आऊँ, कुछ भी हो, घर में आपको बिल्कुल नॉर्मल एक माहौल कैसे मिलता है? निशात साहब आप क्या कहेंगी? भाभी कितनी सदाकत है इनकी बात में, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करती हैं? देखें जैसे नुसरत ने बोला सिदरा कि इनके पीछे इनके ससुर थे, लेकिन हम जो उर्दू बोलने वाले हैं, हम जो कराची वाले हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। सही, ठीक है। और चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि ज़िंदगी में आगे आपने कैसे चलना है जी, ठीक है। बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। जिस तरह निहाल साहब रात के 2 बजे कॉल आ जाएगी वो चले जाएंगे, 3 बजे चले जाएंगे, इसी तरह हमारी भी कॉल्स आती हैं और हम लोग भी चले जाते हैं, ठीक है। सर्जरी किया वापस आए, काम किया वापस आए। घर के अंदर हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं करते। हमारे बच्चे हैं, उनके ऊपर हमें डिस्कशन करना होता है और बहुत सारी बातें
मेरी जब शादी हुई थी तो मैं डॉक्टर नहीं बनी थी, मैं स्टूडेंट थी उस फाइनल ईयर की जी। तो इसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो है मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मैं अपनी सास को बोलूँगी कि हमने शादी के 4 डेज से उन्होंने मुझे अलाउ किया कि तुम कॉलेज जाओ, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करो। और हाउस जॉब फिर आपकी होगी, उसमें भी टाइमिंग्स इस तरह की? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं आपको बताऊं कि फाइनल ईयर से लेके और मेरा जो 1 साल का हाउस जॉब का पीरियड था उस वक्त मैं 2 बच्चों की अम्मा बन चुकी थी माशाल्लाह। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि मेरे बच्चे, मेरी सास और मैं फोकस करती हूँ या मैं आने वाली नस्लों को ये बोलूँगी कि आप लोग ज्वाइंट फैमिली को प्रेफर करें, सही बनस्बतन इसके कि आप लोग अलोन रहें। निशात भाभी, यहाँ पे इस बात को मज़ीद और मैं आपसे स्ट्रेस करवाना चाहूँगी कि आजकल आप लोग तो मेरे ख्याल में जिस तरह आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा वो बहुत सारे लोगों के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकता है। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन हम ज़रूर इस बात पर आना चाहेंगे कि आज यानी जब हम देखते हैं 2019 में बहुत सारे यंग कपल्स वो शादी तो करते हैं लेकिन साथ साथ दोनों ही अपने प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, उसके एम्बिशन को आगे लेके चलना चाहते हैं। उनमें किन चीज़ों पे हम आहंगी की ज़रूरत हो और किन चीज़ों पे जाके मसाइल क्रिएट होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई नोक-झोंक हो जाए तो फिर ये कपल्स हमें क्या मशवरा देंगे कि उनको कैसे सुलझाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा आपके लिए सवाल, जो हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बताया था, कि क्या आप समझते हैं कि ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला कामयाबी के लिए अगर आपने करना है वो ये कि आप किससे शादी करेंगे। ये सही है, गलत है, हाँ या ना में आप हमें बताइए, और इसके अलावा आपकी रीज़न्स भी दीजिए। कॉल्स मुझे पता है बहुत सारी आ रही हैं, और आज हम बात कर रहे हैं खुसूसन सियासत के हवाले से, पब्लिक लाइफ के हवाले से, जो आम दूसरे प्रोफेशन से थोड़ी मुख्तलिफ है। बाकी प्रोफेशंस में भी आपका टाइम और एफर्ट बहुत लगता है, लेकिन इसमें जो एडिशनल एक तरह से प्रेशर आता है वो मीडिया का आता है, पब्लिक लाइफ का आता है, कि हर गुजरने इधर उधर जाने वाला बंदा आपको जानता है, और फिर सियासतदान को ऑफ कोर्स अवामी राब्ता भी रखना होता है। अभी तक हमारे दोनों कपल्स ने हमें ये बताया कि जी सपोर्ट एक दूसरे को करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन नुसरत साहिबा को भी, निहाल साहब को भी हम देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त दलाइल देते हैं, ऐसे दलाइल देते हैं कि आप कायल हुए बगैर नहीं रह सकते। शबीर भाई, आपसे और निशात भाभी आपसे जानना चाहते हैं कि इनके दलाइल से आप लोग कन्विंस होते हैं या वहाँ पे ये जज्बात का सहारा लेते हैं या मिजाज का सहारा लेते हैं? किस तरह आप लोगों को अगर कायल करना हो तो कैसे ये इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं? शबीर भाई, अगर आप बताएं हमें। मैं तो कायल ही हूँ हरदम। अच्छा, आप पहले से आपका वो होली के साथ है, हथियार छोड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे निशात भाभी? नहीं, मैनेज करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। आप इनकी 100 से कितनी बातें मानती हैं? 95 तो जरूर। 95? हाँ, ये अभी नंबर चेक करा लेंगे। हाँ बिल्कुल श्योर। इसलिए कि लाइफ इस वक्त हमारी सिर्फ अपनी नहीं है, हमारे साथ हमारे बच्चे। ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन हमारा ये है कि चूंकि हम दोनों का स्टार सेम है ना, हाँ जी, तो हमारी जब शुरू की लाइफ थी, जब नई नई शादी हुई थी, तो मैं भी उरूज पे, ये भी उरूज पे। मैंने नहीं हार मानी, इन्होंने, मैंने भी नहीं हार। सूरजमुखी वाला सितारा लग रहा है मुझे। बिलीव हाँ। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे निशात भाभी जब बच्चे हो जाते हैं ना, हाँ। तो उसके बाद किसका मिजाज पहले धीमा हो? क्योंकि आप दोनों को जो हम असेंबली में स्पीचेस देखते हैं, आप लोगों का मिजाज तो नहीं ना धीमा, तो वो बेचारे ही थोड़े से घर में तो कर लिया होगा। घर में तो अब वो बात नहीं होती, हाँ। लेकिन बहरहाल हम भी इंसान है, गुस्सा भी आता है, ऐसी बात नहीं है। एक दूसरे लाजमी 2 बर्तन खटकेंगे तो सही, और फिर जो जिनका स्टार ही सेम हो तो फिर वो तो फिर हमारा तो बहस मुबाहिसा चलता है। हाँ। पहले बहुत ज्यादा शुरू में लंबा चल जाता था, 3-3 दिन तक नाराजगी भी चलती थी, लेकिन उससे ये होता था कि हमेशा ये मुझे एडवांटेज मिला कि हमेशा इन्होंने मनाया, मैंने कभी नहीं मनाया। साहब, आपके यहाँ क्या स्कोर है इस बारे में? आप भी जरा एहतसाब का अमल उस तरह इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, मिला जुला रुझान। तो माफीनामा आप ही को भेजना पड़ता था? नहीं, दोनों तरफ से हो जाता है, मगर ऑब्वियसली मर्द को ही ज्यादा करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमें रियलाइज करना चाहिए कि खवातीन जो है, हम तो बाहर, जो मैं खवातीन पर्टिकुलर पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूँ, हम बाहर आते हैं और घर में आके हर चीज़ को हम तैयार मांगते हैं।
तो औरतें ज़्यादा घर के मामले में सेक्रीफाइस करती हैं। हम अजनबी होते हैं बेशतर औकात। आपको पता होता था आपके बच्चे किस क्लास में हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है? मर्द हज़रात असगर नहीं, मैं ये तो मुझे पता होता था, मगर कपड़े कहाँ से आने, इलाज क्या करना है, पढ़ा कौन रहा है, ये सब की कोई वो जॉइंट फैमिली, जैसे डॉक्टर निशात ने कहा कि जॉइंट फैमिली में बड़ा हमें एडवांटेज रहा है और आज भी है कि हमें इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है। आप क्या मशवरा देंगे निहाल साहब, जो हमारे व्यूअर्स यंग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनली एम्बिशियस भी हैं, वो अपने शरीके हयात में क्या एक क्वालिटी ज़रूर ढूंढें? वो अपनी सास की अच्छी दोस्त हो। अच्छा, घर कामयाब हो जाता है। आपकी सास की या उनकी नहीं, सास की? उनकी। ये क्लैरिटी भी बड़ी ज़रूरी है। मेरी बीवी जो है, हाँ, मेरी वालदा की सबसे करीब तरीन दोस्त रही अच्छा। है, तो फिर सारे मामला ठीक हो जाते हैं। मैं इनको घर से मैं धमकी नहीं दे सकता था, ये मुझे धमकी दे सकती थी कि अम्मी को कहूँ तो तुम बाहर हो। तो आप वैसे यानी आप एक तरह से मान रहे हैं कि डराने धमकाने का सिलसिला था? नहीं, मैंने इनका मेरी वालदा के साथ अब तो बात निकल रही है निहाल भाई, क्लोज एसोसिएशन रहा है जी, कि उसके वजह से आपको कोई घर में प्रॉब्लम ही नहीं होता है। अच्छा, लेकिन देखिए सियासतदानों को तो वैसे ही कायल करना बड़ा वैसे मुश्किल ये भी होता है। आप लोगों से हम टिप्स लेना चाहेंगे। निशात भाभी, क्या सबसे ज्यादा कायल करने वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट होता था, जिसके बाद आपको पता है कि ये जो है ना, ये ट्रम्प कार्ड है, इसके बाद कोई और बात ही नहीं होनी? सास। आपकी सास? हमने सिद्रा डे फर्स्ट ही हमने डिसाइड कर लिया था जी कि ज़ाहिर है कि इंसान प्लान करता है, बच्चे हैं, फैमिली है। मैं आज तक स्टिल इस वक्त तक कंबाइंड फैमिली में मूव कर रही हूँ, माशाल्लाह, ठीक है। और घर के बड़े होने के हैसियत से हम अपनी जिम्मेदारी रोल प्ले कर रहे हैं। हमने डे फर्स्ट डिसाइड कर लिया था कि देखें, जब हमारे बच्चे हो गए, कि जब हमें गुस्सा आता था तो हम एक दूसरे की शक्ल देख के समझ जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती थी कि गुस्से में हम दोनों गाड़ी में बैठ जाएं, बजाय ये कि हमारे बच्चे सुने, हमारे घर वाले सुने, हम गाड़ी में बैठ के अपने सारे फैसले करके आ जाते थे वापस मुस्कुराते हुए। सही, ठीक है। बहुत सारे इख्तियारात हमने अपने घर वालों बड़ों को दिया हुआ था। और अगर आपके बीच में रिस्पेक्ट नहीं हो, आपकी फैमिली के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में, बच्चों के बीच में, तो फैमिली सिस्टम नहीं चलता। नुसरत साहबा, एक आम तस्वुर ये है हमारे माशरे में कि ख़वातीन को करियर के बजाय अपनी फैमिली लाइफ को फोकियत देनी चाहिए, और इस बात का कई दफ़ा फैमिलीज़ और हस्बैंड्स गलत इस्तेमाल भी करते हैं। यानी ऐसा लगता है कि अगर दोनों करियर्स को आपस में कंपेयर किया जाए तो औरत को कहा जाता है कि तुम्हारा करियर कैन टेक अ बैक सीट, मर्द का करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या मशवरा देंगी ख़वातीन को? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ज़बरदस्ती ना करें, ज़िद ना करें। जो चीज़ समझा कर हासिल की जा सकती है अंडरस्टैंडिंग से, मेरे ख्याल में वो ज़बरदस्ती और ज़िद में फिर आपको भी बाहर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अगर कैरियर आपका भी है, जो माँ बाप ने पढ़ाया, दिल होता है ना कि आगे जाके हम अपनी एक जो हमने सोचा है, हमने आइडियल अपनी लाइफ बनाई है। जैसे मेरा था, मुझे तो इंजीनियरिंग का शौक था, नहीं हो सका, फैमिली में ऐसा मसला हुआ कि ना कर सकी फादर की डेथ के बाद, लेकिन फिर मैंने लेकिन जब मैं आई, शादी होकर आई, तो मुझे मेरे फादर इन लॉ ने बिल्कुल परमिशन दी। शुरू में मेरे हस्बैंड ये भी है, देखिए जैसे कंबाइंड फैमिली का उन्हें बताया, तो वो जो यंग थे ना, तो मैं भी यंग थी, और हमारे वहाँ खैरपुर में तो मैं वाहिद एक खातून थी और एक दूसरी कोई एक फीमेल होगी, बाकी सारे मेल थे। उस वक्त था ही नहीं कि कोई खातून निकले बाहर। आपको ट्रस्ट करना और भेजना सपोर्ट करना, हाँ, बिल्कुल। तो यही हुआ कि मेरे ससुर का जो यहाँ पे मेरे अभी आप लोगों की बातों से ये समझ आ रहा है कि हमारे यहाँ का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है। यानी शुरू में जिस रिसर्च का मैंने आपको हवाला दिया, तो हस्बैंड एंड वाइफ अपनी आपसी हम-आहंगी की बात कर रहे थे, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में निहाल भाई ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो शादियाँ भी अक्सर बुजुर्गों की मर्जी, उनकी पसंद से होती है। और यहाँ पे आप देखें कि वो जो रोल था कि जो जनरेशन बिफोर आपके जो बुजुर्ग हैं वो आपका हैंड होल्ड करके गए, आगे लेके बढ़े, कोई अगर प्रॉब्लम आई तो दोनों को बिठाया, समझाया, ये रोल आजकल ऐसा लगता है थोड़ा सा कमजोर पड़ता जा रहा है। इस पे बात करेंगे, एक कॉलर की बात भी सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दिस इज आयशा। हेलो,
हाय, आपको मेरी आवाज आ रही है सिद्रा? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी हल्की आ रही है, अगर बढ़ा दी जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन फिर भी बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? दिस इज आयशा। और सिद्रा, मुझे एक्चुअली ये सवाल करना था कि सेलिब्रिटीज की लाइफ के बारे में तो हम हमेशा जानते ही रहते हैं, वी गेट टू नो अ लॉट, दे टेल इंटरव्यूज वगैरह में। सही। लेकिन क्योंकि आपके गेस्ट आज पॉलिटिशियंस हैं, तो मुझे इनसे सवाल करना है कि घर में क्या क्रिटिक होती है, लाइक मीडिया टॉक्स होती है, कभी फ्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, मीडिया में बड़ा शोर मचता है उसका, बट हाउ द लाइफ इज एट होम। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और खास तौर पे जब ये टॉक शोज में आके इनकी बहस मुबाहिसे हो रहे होते हैं, तो जानना चाहेंगे कि इनके स्पाउसेस देख भी रहे होते हैं या नहीं देख रहे होते, और इनको आके फिर फीडबैक भी देते कि यार वो बात आपको नहीं करनी चाहिए थी, या वो बात आपने बहुत अच्छी की थी। थैंक यू आयशा फॉर दैट कॉल, और आपके सवाल का जवाब लेते हैं। यहाँ साहब, अगर आप पहल करें। मैं समझता हूँ कि मेरी बेगम साहबा भी डॉ मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लीडरी करती रही हैं, ये भी सियासी हैं। मेरा बड़ा बेटा है वो नसीर हाशमी, वो कराची यूनिवर्सिटी MU का प्रेसिडेंट था, वो भी सियासी है, बैरिस्टर है, अभी वो LLM कर रहा है UK में। बेटी मेरी जो है वो भी मुकम्मल अच्छी बड़ी डिबेटर है, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर CSS। एक छोटा बेटा है, वो इन सब चक्करों में नहीं है। हाँ। वो तो यानी हर किसी में लीडरशिप क्वालिटी। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी। और कायदाबाद में तो नहीं रहते? नहीं, कायदाबाद में नहीं रहते, और हमारे घर कायद-ए-आज़म के मुल्क में रहते, कायद-ए-आज़म के शहर में भी रहते हैं। हमारे यहाँ डिस्कशन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। और मेरे एक भाई है, मर्चेंट नेवी में होता है, हालांकि वो जलाल, वो मुझे कहते हैं ये आपने गलत बात की है। तो हमारे घर में खाने के वक्त और रात में ये, लेकिन ये एक तस्वर तो मगर है ना। दूसरे तरफ एक मेरा बड़ा भाई है जो फौज में कर्नल थे, वो जब आ जाते हैं तो फिर हम टॉपिक को खानदानी इशू पे ले जाते हैं। लेकिन निशाद भाभी इससे अग्री कर सकेंगे, जैसे डॉक्टर्स किसी भी महफिल में बैठे तो कोई एक ना एक शख्स तो ज़रूर बीमार होता है, वो अपना कोई मसला लेके बैठ जाता है कि बताइए मैं क्या करूं। तो इसी तरह जब सियासतदान बैठते हैं तो आप लोगों से भी तो पूछा जाता होगा, अंदर की बात बताओ, अंदर क्या हो रहा है। ये तो बहुत होता है। अभी आपके चैनल पे ही कई सवालात हो गए ना। हाँ जी। चैनल पे ही कई ऐसे सवालात हो गए। हाँ। जो अनऑफिशियली बैठते हैं तो फिर कहते हैं अंदर की बात बताएं मैम, क्या चल रहा है। सही। तो ये तो है, वाकई हकीकत है कि सब जानना चाहते हैं कि जो गर्मा गर्मी पॉलिटिक्स में है, कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है जो क्लैरिटी नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है अंदर की सामने आते भी नहीं है और छुपते भी नहीं, तो हम लोग अपने तजुर्बात और उसके हिसाब से बताते हैं। कुछ अंदर कुछ पता होता भी है तो कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों को इतना वो ना कि किसी खामा में गलत मैसेज चला जाए, तो कोशिश ये करते हैं। और बाकी जो पहला सवाल आपने किया कि घर में कोई फीडबैक भी मिलता है या नहीं मिलता है, तो ये तो खैर मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ चूंकि खुद अब सियासत में थे अपने वाले साहब के साथ, तो ये इस माइंड के हैं, तो ये मुझे ऊंच नीच समझाते हैं, यहाँ ये करना था, ये करना था, ये करना था, आपकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन बहुत ये सारी चीजें। बाकी बच्चों का मामला ये है कि बच्चे अपनी पढ़ाई में, बेटियां जो से 2 है मेरी, या बेटा एक ही है, वो पढ़ रहा है, वो अपना गोल्ड मेडलिस्ट है पाकिस्तान में, खैर से वो बाहर उसकी स्कॉलरशिप पे गया, तो वो बच्चे बस ये इस हद तक कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ मम्मा, अब बेटा मेरा लाइव शो चल रहा है, देख लेना। हाँ। अब पूछ के वापस जी देखेंगे आपको, हाँ मम्मा, हाँ पूछा अच्छा क्या था, तो पता चला देखा ही नहीं गया। ये चीज है, तो आजकल के बच्चों की अपनी मसरूफियात है। अच्छा शबीर भाई, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले यही सवाल करना चाहूंगी कि पॉपुलैरिटी जो होती है स्पाउस की, उससे कैसे आप डील करते हैं? यानी ठीक है, एक सियासत तो अपनी जगह, लेकिन जो मकबूलियत होती है, अक्सर लोग इस बात को पसंद नहीं करते कि आपका अजीज़ व अकारिब का या जानने वालों का सर्कल बहुत बड़ा, और फिर सियासतदान को तो हर कोई जानता है, और अभी इनकी मीडिया पेरेंसेस भी होती हैं। कभी इस बात से, शोहरत से, मकबूलियत से आपको कभी उलझन हुई, या आपको अच्छा ना लगा कि फैमिली टाइम पे भी हावी हो जाती है ये चीज़? अक्सर ऐसे होता है, बाहर मार्केट में जाते हैं, लोग आ जाते हैं, मैडम खड़ी हैं, नुसरत खड़ी हैं, फ़ोटो के लिए खड़े हो गए, मैं साइड हो जाता हूँ, भैया आपकी चीज़ ले लें फ़ोटो। कभी गुस्सा तो करते हैं इस बात पे? गुस्सा नहीं आता, नहीं करते। ज़ाहिर है ये इज़्ज़त है, हमारी इज़्ज़त है कि हमारे नुसरत को लोग पहचानते हैं और आके करीब आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। करते तो पता नहीं कहाँ है, पता नहीं, लेकिन निशाद भाभी आप क्या कहेंगी ब्रेक पे जाने से पहले, कि आपको इस बात से कभी तकलीफ या उलझन होती है? मुझे प्राउड फील होता है, प्राउड फील होता है कि एक अच्छे अंदाज मायनों में, अच्छे अंदाज में लोग पसंद करते हैं। मतलब अभी हम तकरीबन 20 दिन पहले हम यूके से वापस आए, तो इवन पाकिस्तान में नहीं, यूके में भी एक अगर हम कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, निहाल साहब आप प्लीज़ एक सेल्फी, और मतलब ऐसा होता था कि जब बहुत ज़्यादा रश जमा होता तो निहाल अपने मुंह पे कैप
पहन लेते थे ना, तो फिर हम सुकून से शॉपिंग करते थे, लेकिन मुझे प्राउड फील होता है। वेरी गुड। आई थिंक ये वो चीज़ है जो कपल्स को हेल्प भी करती है। अक्सर ऐसा ना हो कि आप मुंह बना के कोने में बैठे हैं कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, लोगों की इसमें काफ़ी अनबन हो जाती है। इसमें भी बात करेंगे जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है जिसमें ऑफलाइन भी हमें कॉल्स आ रही हैं कि क्या वाकई जो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है ये सबसे अहम तरीन फ़ैसला है। कामयाब होना चाहते हैं तो किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारिए जो आपको समझे भी और आपके ख्वाबों को सपोर्ट करे। लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता है। यहाँ पे 2 लकी कपल्स बैठे हुए हैं जिनमें से 2 सियासतदान भी हैं, लेकिन बाकी 2 से भी जानना चाहेंगे कि क्या आपके ख्वाबों को भी उतनी ही सपोर्ट मिली आपके लाइफ पार्टनर से या नहीं। शब्बीर भाई, आपने भी तो कोई ख्वाब देखा होगा ना, तो उस ख्वाब को नुसरत ने उतना ही सपोर्ट किया या आपको ही सारी कुर्बानियां देनी पड़ी? फिलहाल तो कुर्बानियां मुझे ही देनी पड़े, मेरे तो ख्वाब ही ख्वाब रह गए। नुसरत कौन से ख्वाबों की बात कर रहे हैं? जरूर शादी से पहले कुछ ख्वाब होंगे ना, क्योंकि हमारी भी तो अरेंज मैरिज है ना। सही। और टोटली मैंने तो, मेरे भाइयों ने, मैं बड़ा ये इस पे बताती हूँ कि उस वक्त जब हमारा रिश्ता आया था तो मेरे भाइयों ने इतनी मिन्नतें कर दी, जो देख लो फिर ना कहना देख लो। मैंने कहा नहीं, बस अब तुम लोगों ने जो तो आपने हाँ क्या देख के की थी? आपको क्या चीज पसंद आई थी? मैंने हाँ भाइयों के कहने पे की थी। हालांकि उन्होंने दरवाजे में वो ड्रिल से होल भी किया था पहले, और सामने तो नहीं आते थे, सुराख कर दिया कि देख लो, खुदा का वास्ता फिर बाद में नहीं कहना कि ये तुमने क्या पसंद कर दिया, मैं आपको देख लेता। तो फिर भी मैंने कहा बस जो भी कह रहे हैं ये ऑप्शन मुझे भी मिलना चाहिए था। सही तो नहीं हुआ। बहरहाल फिर जब एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट में फिर मैंने देखा इनको, और फिर मैंने कहा बस अब जो नसीब अल्लाह ताला ने जो लेकिन बहरहाल पहली लड़ाई आप लोगों के कब और कैसे हुई? और हम अपने व्यूअर्स से भी, यानी दिस इज़ नॉट टू इंस्टिगेट, हम जानना ये चाहते हैं कि जब अनबन होती है, इख्तिलाफात होते हैं, तो उसको रिजॉल्व कैसे करें। पहली दफ़ा लड़ाई कब और किस बात पे हुई? पता है क्या, पहली रात ही हुई थी। अच्छा। ये इतने थके हुए थे कि बहुत जल्दी सो गए। हाँ जी। और मैं बैठी हूँ। सुबह उठ के फिर मैंने इन पे गुस्सा उतारा कि भाई हम तो फिल्मों में देखते थे, हमने तो नॉवेल्स में पढ़ा था पाकीज़ा शमा, ये वो तारीफ करेगा सही कर, मैं अकेला सारा काम करना पड़ा, मैं तो थक गया। तो बहरहाल फिर भी ज़िंदगी बहुत अच्छी, माँ बाप ने जो भी पसंद किया अच्छा किया। अगर ऐसा ना होता, बिलीव मी सिद्रा, तो मैं शायद इतनी कामयाब इस वक्त ना होती जो मैं हूँ। अगर इस माइंड के ना होते कि मुझे साथ ना देते, सपोर्ट ना करते इस लेवल तक, मर्द देखो ना गैरत में आके पता नहीं क्या क्या, ये जिस इलाकों से हम हैं, कितना मुश्किल है। हाँ। और कितना, बल्कि कितना आसान है किसी पे कोई भी इल्जाम लगा देना। आज भी आप लोग कितने बड़े बड़े पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, स्कैंडल्स होते हैं, उनसे आप लोगों को अपना रास्ता निकालना पड़ता है। तो हमेशा अनडेटरिंग सपोर्ट इनकी रही कि भाई दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप पे पूरा यकीन। और रात के 1-2 बजे हम लोग बाहर, जैसे नियाल साहब भी होंगे, हम अब तो फीमेल्स हैं, हम लोगों का तो रात को बाहर रहना, और लेकिन थैंक गॉड के इतना ट्रस्ट है, और लाजमी हमने भी इनके ट्रस्ट को मेंटेन रखा है ना। बात ये होती है सारी, इसलिए बिल्कुल परवाह नहीं है, जाएं जहां काम हो रहा है, रात के 1-2 बजे बाहर आ रहे हैं ये। लेकिन ये भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ तस्वीर खिंचवाने वाले पीछे से इतना क्लोज होके खड़े हो जाते हैं। यकीन माने कि बाद में प्रोटेक्टिव होना बहुत जरूरी है। बाद में तस्वीर देखो ये भी कहते हैं, मैं कहा फिर ये शुक्र है, समझते हैं कि इसमें हमारी कोई वो नहीं है, आने वाले जो भी, ये बहुत सारी चीजें हम फीमेल छोटी प्रॉब्लम है। नियाज़ साहब, अगर यही सवाल आपके पास आए, वो कहते हैं ना यादें माजी छीन ले मुझसे यार, अब आपका पहली लड़ाई आप लोगों की कैसे, या अनबन, बहस, मुबाहिसा, जो भी उसको कहना चाहें, जितना सीरियस वो हो। ये तो रोजमर्रा के रूटीन रहा है, ये तो होता रहता है। नहीं, पहला वाला तो याद करें ना, सबसे पहले कब लड़ाई? पहला वाला कोई याद नहीं है, उसके बाद इतना वाला हो गया कि रेगुलर फाइटर, लाइफ एज यूजुअल है। मैं भूल नहीं, 7 दिन मुझे बाहर निकाला गया। अच्छा। हाँ, ये सारे सिलसिले तो लाजमी है। अगर बाकी एक काम जरूर होता था जी, कि एक बार क्या हुआ कि इन्होंने, मेरी बेटी छोटी थी तो आयशा को कुछ सख्ती की, तो
मुझे जाना था इनके अम्मा के घर खाने पे, नाश्ते पे। तो मैंने भी इनको हल्का सा पुश किया और अपनी बेटी के साथ मैंने कहा चलो गाड़ी बैठा, और ये ज़रा रोने पड़ गई कि यार ये तो। मैंने जा करके अपने ससुराल में नाश्ता लिया, नाश्ता लग गया। तो उन्होंने कहा, मेरे ससुराल ने कहा निशी कहाँ है? मैंने कहा वो नहीं आएगी। क्यों? मैंने कहा आपकी बेटी ने मेरी बेटी को मारा था तो मैंने आपकी बेटी को छोड़ दिया। तो मेरे ससुराल के साथ बड़ा मैंने ताल्लुकात ठीक रखा था, इनके साथ भले लड़ाई हो जाए। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने भी अपने ससुराल को ठीक रखा हुआ था। आप लोगों ने दोनों ने एक अच्छी पॉलिसी अपनाई थी जिसकी वजह से आप लोग आराम से। लेकिन इरशाद भाभी आप बताएं ना, ये जो सवाल मैंने शुरू में किया था कि अक्सर लोगों का शायद ये भी ख्याल होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी एक ही का जो ऑब्जेक्टिव है, जो नस्बुल ऐन है, उसको कपल को फिर साथ लेके चलना पड़ता है, उसी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। दोनों का ख्वाब सच नहीं हो सकता। और यहाँ तो माशाल्लाह आप भी जैसे खुद एक प्रोफेशन से मुंसलिक स्पेशलाइज कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, तो किस तरह आपको ऐसा लगता था कि कभी कभार आपकी उतनी सुनवाई नहीं होती या आपको अपनी चीज़ों को पसे पुश रखना पड़ता है? देखें सिद्रा, ज़िंदगी में जो इंसान जब कोई काम शुरू करता है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है। अगर निहाल ने लॉ के साथ साथ पॉलिटिशियन बनने का अगर सोचा था तो उसके पीछे भी कोई एम होगा, और मैं जो डॉक्टर बनी इसके पीछे भी एम। जब हम दोनों मिले तो हमारा एम पैसा कमाना नहीं था, ठीक है, एक दूसरे को ऊपर ट्रस्ट करना था, फेथ था, और अपने फैमिली को सिक्योर करना था। ठीक है, कि बच्चों की परवरिश हम कैसे कर रहे हैं। ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ मेरी और निहाल साहब की ज़िंदगी है, हमारे पास हमने एक माँ जो होती है या एक बीवी जो होती है उसको रोल मॉडल होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए औरत को कि कोई आपके करीब नहीं आए। ठीक है, मैं इसको कहती हूँ कि कोई आपके करीब नहीं आए, कोई आपके बारे में कोई गलत लफ्ज़ नहीं बोले। ठीक है, मैंने यही चीज़ें अपनी बेटी को सिखाई हैं, और हर आने वाली लड़की को मैं ये कहती हूँ, बेटा इतनी कॉन्फिडेंट हो। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर हैं तो आप प्रैक्टिस करें, आप लॉयर हैं तो प्रैक्टिस करें, पॉलिटिशियन है तो काम करें। अगर आप बीए पास भी लड़की हैं तो आपके पास अगर कोई सलाहियत को उसको जरूर इस्तेमाल करो। सही सही, जरूर इस्तेमाल करो। इससे आपकी आने वाली जिंदगी में बच्चियों को बहुत फायदा होता है, बच्चियां कॉन्फिडेंट होती हैं। जैसे आप दोनों का जब यहाँ पे हवाला दिया गया, बड़ी कम उम्री में शादी हुई, आपने इसके यहाँ पे एक्नॉलेज किया कि आपका ससुराल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहा। इरशाद भाभी, आपने किस चीज़ को सबसे बड़ी, सबसे अहम क्वालिटी समझा निहाल साहब की जिसकी वजह से आपने हाँ की थी? जिसकी वजह से हाँ की फैमिली बैकग्राउंड, रिश्तेदार थे ये हमारे। ठीक है, जो मतलब हमारे यहाँ अब भी ये चीज़ शामिल है कि हम इंडिया में बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। सही, तो हमारे अपने बिहार के लोग होने चाहिए, सैयद होने चाहिए। तो इस दो चीज़ के आगे तो फिर कोई चीज़ नहीं है ना। सही। और फैमिली रिस्पेक्ट, और चूँकि हमारी अचानक मुलाकात नहीं हुई थी, हमारी फैमिली आपस में एक दूसरे को जानती थी, तो जो फैसला मेरे पेरेंट्स ने किया वो मेरे लिए कबूल था। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। इस पे अल्लाह का शुक्र अब भी अदा करते हैं। अच्छा, अभी तो हम अच्छी बातें कर रहे हैं ना, आप ये बताएं इनकी सबसे बड़ी वीकनेस या सबसे बड़ी खामी आपको क्या लगती है, जो आप कहते हैं कि भाई इतने साल गुजर गए, इतनी लड़ाइयाँ हो गई, इतनी बहस हो गई, ये चीज़ नहीं सही होती और अब मैंने इससे समझौता कर लिया? अच्छा, वो सबसे, वो भी आज सुबह भी हुआ ये। अच्छा। निहाल ने जब कहीं जाना होता है ना हाँ। तो पूरी कबर्ड के कपड़े लाके ना सामने रख देंगे। निशात कौन सा पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, ये टाई पहनूं, ये कोट पहनूं। निहाल ये आप क्या करते हैं, सारा बिस्तर के ऊपर आप सामान डाल देते हैं और आखिर में करेंगे वही जिनको अपना पहनना है। तो वो रोजाना जाने के बाद जो 2 घंटा कबर्ड सेट करना होता है ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप कहते हैं ये एडिशनल काम है, ये हमारे लिए ये आपकी सबसे बड़ी लड़ाई की वजह है कि जो कमरे के अंदर की लड़ाई है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आपने क्या पहनना और पूरा कबर्ड बाहर आ गया। नुसरत साहिबा, आपसे अगर यही सवाल किया जाए, बल्कि पहले शबीर भाई से पूछो। शबीर भाई, कोई एक आदत नुसरत साहिबा की, हमें तो ये बहुत अच्छी लगती थी, सुलझी भी बातें करती हैं, आप गए कि नहीं भाई ये एक आदत मुझे नहीं पसंद इनकी? सब बातें इनकी अच्छी है, बस शक करना छोड़ दें। शक करना छोड़ दें? लो भाई, ये तो देखिए खवातीन ये हमसे हक छीन सकते हैं ये लोग? सवाल ही पैदा नहीं। हमारा तो नजर रखना बहुत जरूरी है। मैं तो सबको कहती हूँ इतना बिल्कुल वो ना छोड़ देना। एक जान किसके हुकूमत पे नजर रखें, आप पे भी नजर, इस पे ना नजर रखूं तो फिर मैं क्या करूं? ये बहुत जरूरी है। हाँ। और अपने लेकिन नजर किस तरह रखती हैं खवातीन? देखिए गुड़ जानना चाहती हैं, वो कहती है कि टेलीफोन चढ़ती हैं, आपने गाड़ी में ट्रैकर लगाया हुआ है, मैं इनका एक बंदा पीछे जासूसी करता रहता है। इनको थ्रेट्स इतने दे देती हूँ कि ये डर। वो खैरपुर जब घर जाते हैं तो मैं कहती हूँ खैरपुर वाले हर घर में कैमरे लगे और मैंने कहा आपको पता थोड़ी है मैंने कहाँ लगे, कहाँ लगे हुए। अच्छा, बहरहाल नहीं, अल्लाह का शुक्र ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ हस्बैंड वाइफ में होती है, उनको थोड़ा सा होना चाहिए कि यार खुद
वो होना, बच के रहना बाबा वाले बात है। निशात भाभी, आपने भी इस तरह का रोब रखा हुआ है कि नहीं एक एक चीज का मुझे नहीं। हर खबर पे नजर? नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी भी ऐसी चीज महसूस नहीं हुई, इसलिए कि औरत की फीलिंग फौरन चेंज हो जाती है। हाँ। कि अगर उसका शौहर इधर उधर हो तो 26 साल में तो आज तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस नहीं हुआ। सही, इस बात पे भी फख्र है मुझे। जबरदस्त। निहाल भाई, आपने तो बड़ा जबरदस्त रिपोर्ट कार्ड रखी है। हमें तो फुटबॉल बना दिया अभी। हम पे ही नजर पूछना तो बनता है ना। देखिए वही आपसे भाई, यहाँ पे लोग इतना सीख रहे हैं इस बात से, आपको पता है। वो पूछते हैं कि लाइफ में उनको अक्सर कहा जाता है कि या तो आपको अल्लाह ताला घर के बाहर इज्जत देगा या घर के अंदर इज्जत देगा, आप लोग चूज कर लें। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं उनको कि नहीं, हमारे पास ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। हमने एक चीज अपने घर में अभी भी हमने रखी हुई है कि सुबह भी हम लोग भागते दौड़ते, जिस वक्त जिसको निकलना होता है, नाश्ता हो गया, दोपहर में भी कोई घर पे नहीं होता, लेकिन रात का खाना, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ है वो हम इंतजार करते हैं सब एक दूसरे का, बच्चों का, बच्चों के चचा का, निहाल का, मेरा, सब इंतजार करते हैं। हम सब एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। फिर उस वक्त जिसकी जो गलती होती है या कोई भी डिस्कशन होता है, उस वक्त ज्यादा हम टीवी पे तबसरा करते हैं। नहीं, टीवी सामने होता है, अपनी गलती क्यों? नहीं, ड्रामों के ऊपर भी डिस्कशन देखें, एक मुनाजरा तो होना चाहिए ना। लेकिन देखिए, एक सारे मजाक एक तरफ, और हम बड़ी लाइट हार्टेड बातें भी कर रहे थे, और हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो कुर्बानी दे देते हैं। अप एंड डाउन आता है, जिस तरह बार बार ये मिसाल दी जाती है कि गाड़ी के दो पहिए हैं तो मिलजुल के चलते हैं। लेकिन पेरेंटिंग एक ऐसी इशू होती है जिसमें ख़वातीन भी खड़ी हो जाती हैं कि भाई वक्त पूरा देना आपका बनता है। और अक्सर जब आपका एक बहुत ही रोबस्ट करियर हो तो हम देखते हैं कि पेरेंटिंग का, बच्चों की देखभाल का सारा बोझ एक के ऊपर आ जाता है। आप लोगों ने इस इशू को कैसे निभाया, कैसे इस चैलेंज का सामना किया, इस पर बात करते हैं जी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अज़वाजी ज़िंदगी और उससे जुड़े हुए मुख्तलिफ पहलू, मुख्तलिफ मराहिल, और ख़ास तौर पे अब बात करना चाहेंगे बच्चों के हवाले से। अगर पेरेंट्स दोनों ही एम्बिशियस हों या उनमें से एक बहुत एम्बिशियस हो, एक दूसरे के लिए तो कुर्बानी देते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है इन प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से जो पेरेंटिंग का, बच्चों को संभालने का सारा बोझ है वो एक पार्टनर के ऊपर आ जाता है। ये कितना सही और गलत है, इस पे बात करेंगे, और इन कपल से हम क्या सीख सकते हैं, उन्होंने इस मामले को कैसे सुलझाया, ये भी जानेंगे। शबीर भाई, ज़्यादातर अगर ये मसरूफ़ होती हैं तो ऐसा हुआ कि जो रिवायती तौर पर भी काम करते को बच्चों के लुक करने पड़े हों? कभी कभार हो जाए, बचपन से करते आए, सही, वो इशू नहीं है कोई। बिल्कुल। और निशा साहब, आप क्या कहेंगी कि क्योंकि ये अपनी कामों में मसरूफ, दोहरी जिम्मेदारी आप पे कि आप ही ने बच्चों को लुक आफ्टर करना है, या ये भी कोई रोल अदा करते थे? निहाल रोल अदा करते हैं। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहुंचते नहीं। और उसी दिन सुबह पूछते होंगे कि कौन सी क्लास है और कौन सा क्लास है, कौन सा स्कूल है, ये सारी चीजें उनको स्कूल भी नहीं, कौन से बच्चे, मतलब कब एडमिशन हुआ, कब एडमिशन हुआ बच्चों का, किस क्लास में आ गए हैं, क्या कंप्लेंट्स हैं, सही। तो निहाल को इतना ज्यादा नहीं मालूम यानी होता। पहले पेरेंट्स आपस में मीटिंग करते हैं, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। यहाँ उल्टा। लेकिन फिर इसमें मैं ये कहूँगी कि जैसे बच्चों को की जिम्मेदारियां होती हैं, उनको कॉन्फिडेंट देना होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें फैमिली सिस्टम चलना चाहिए और जॉइंट फैमिली सिस्टम। सही। तो एक लार्जर इशू, एक यानी आप लोगों को संभालने वाले फिर बहुत होते हैं, सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। निहाल साहब, क्यों आपने गैर जिम्मेदारी निभाई एज अ फादर? जब मैं देखता था कि मैं जब स्कूल में, कॉलेज में था, तो मेरी वालदा सिर्फ ये डराती थी कि अब्बा को बताएंगे। हाँ। अब्बा के इतनी काम था कि वो डराया जाए, बाकी सारा स्कूल, टीचर, जाना आना सब अम्मा मैनेज करती थी। तो अब हम भाई बहन भी थे, तो यहाँ मेरी अम्मा भी थी, ये भी थे। अब मेरी बेटी मैनेज करती छोटे बेटे के लिए। वो अब पेरेंट के तौर पे स्कूल जाती हो, कहते हैं हम दोनों ने कहा हुआ है कि जी हमारे जान छोड़ाओ। हमारा जो छोटा बेटा है इब्राहिम, वो सेंट पैट्स, आप पता है स्कूल भी बड़ा मशहूर है, वहाँ सारे मशहूर लोग, वो भी उन्हीं में से एक है। तो उस स्कूल से हमें अक्सर बुलाया जाता है कि आप आए, तो मेरी बड़ी बेटी कह देती है कि मेरे पेरेंट्स भी रहते हैं,
तो बस वो बेचारी, आपने उनसे मिलना हो तो आप 10 बजे का बुलेटिन देख लीजिए और उसके बाद फिर किसी न किसी टॉक शो में हमारे अब्बू पाए जाते हैं, है ना। सारा जिम्मे जो होता है मेनली घरेलू उमूर वो खवातीन पे ही होता लेकिन है। ये कोई अच्छी रिवायत तो नहीं है जहाँ हम अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, आपको इन लॉज आपके सपोर्ट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि टीचर से भी बात ही जाके मिले, नहीं ये जरूरी नहीं है। उसकी वजह है कि माँ ज़्यादा बेहतर बच्चे को समझती है। हम जो होते हैं मोटिवेशनल होते हैं बच्चों के लिए, उनको बताते हैं कि आपने क्या बनना है। बेटे बेटी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि तुमने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना, वो आपने यानी जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं उस तरह से। नुसरत साहिबा, आप लोग क्या सिमिलर या डिफरेंट? नहीं, क्योंकि निहाल भाई का तो कंबाइन फैमिली सिस्टम है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ शुरू में जब तक सास थी थोड़ा बहुत था उनका, इसके अलावा हम दोनों ने ही सारा मैनेज किया है। बच्चों का प्लान करना और कि किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में उनसे करना, लेकिन इसमें ये है कि वहाँ मसला दूसरा यहाँ थोड़ा है। इसमें भी मैंने ज़्यादा ये इन्होंने कभी इस चीज़ में मुझे वो नहीं किया, लेकिन बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग मिलकर की, लेकिन उसमें आगे बढ़ के मैंने ही एफर्ट्स लिए कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा कहते हैं ना मुझसे ज़्यादा फ्री हैं हर मामले में। बेटा है, दोनों बेटे ज़्यादा होती है मदद से, लेकिन ये कभी कभी मैं नहीं हूँ तो पेरेंट्स मीटिंग है वाकई वो बहुत, और मैंने कोशिश की है। और बल्कि डरते हैं बच्चे, हाँ, जब फादर ने जाना होता है ना, तो उनको लगता है कि ओ नो, तो उसके साथ अच्छा चलो अगर टीचर ने बुरी रिपोर्ट भी दी, शिकायत भी की, तो मामला समझ जाएगा, मैनेज कर लीजिएगा, मैं नहीं जा सकती है, तो वही मम्मा आप हो जाए पापा है। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने किया कि मैं नहीं जा सकी तो ये चले गए, लेकिन हमें जाना ज़रूर, एक भी सिंगल पेरेंट को भी जाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए वो जो वैक्यूम हो जाता है ना कि सबके पेरेंट्स आ गए हैं हमारे पेरेंट्स नहीं आए, तो इसलिए कोशिश ये है कि एब्सेंट होना तो हमारे बच्चे नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स जाएं, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई हमारी इज्जत अफजाई नहीं होगी। हमें अपने बच्चों का पता है, तो हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि कोई और चाचा मामू बहन चली जाए, हमारे पेरेंट्स ना जाए। आप लोगों का एक तरह से रोब तो है। अब यहाँ पे हमने हंसी मजाक में ही की, लेकिन बड़ी अहम बातें भी हुई। जहाँ तक इन लॉज का, हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का, कम्युनिटी का एक रोल होता है, वो हमारी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह के हम मानते भी हैं कि एक बच्चे को सिर्फ एक कपल नहीं बल्कि पूरा विलेज, पूरी जो कम्युनिटी होती है वो उसको लुक आफ्टर करके बड़ा करता है। जाते जाते क्योंकि अब फाइनल फ्यू मिनट्स हमारे पास, एक बार ऐसा भी हुआ है कि मैं दूसरे के बच्चों का पेरेंट बन के चला गया और वो बच्चे ने मुझे कहा अपने अंकल को कि उनको बोलो कि पहुंच जाए। जब मैं वहाँ पहुंचा मैंने क्या शिकायत, उन्होंने कहा सब पूरे स्कूल में सिगरेट पीता है में और दूसरों को भी पिलाता है। मैं समझ गया कि अपने इसके अब्बा क्यों नहीं आते, तो वो हर बार एक नया पेरेंट लेके जाता था, दूसरों के बच्चों का मैं पेरेंट बन। लेकिन वैसे अक्सर ये भी होता है कि अगर मोहब्बत का रिश्ता ना हो, बच्चे फ्रैंक फील ना करें, एतमाद फील ना करें अपने पेरेंट्स पे, तो वो अक्सर चीज़ें छुपाते हैं। मेरे ख्याल में कामयाबी की यही निशानी होनी चाहिए कि ना सिर्फ आप प्रोफेशनली कामयाब हैं बल्कि आपके बच्चे भी कल को कामयाब अफराद बन के सामने उभरें। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के आखिरी 2-3 मिनट में हैं, तो एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट आई है और मैं चाहूँगी कि वो मैं आप चारों के सामने रखूं और आप उस पर रिस्पॉन्स दें। उन्होंने कहा है कि जी माशाल्लाह आप लोगों की कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी को इतने साल गुजरे हैं, तो हमें ये बताइए कि शादी को कामयाब करने के लिए और ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए इन तीनों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा अहम क्या है। सबसे पहला जी ऑप्शन है मोहब्बत, दूसरा ऑप्शन है एहतराम और तीसरा ऑप्शन है भरोसा। आपने इनमें से एक चूज़ करना है और ये हमें बताना है कि कामयाब ज़िंदगी और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए ये सबसे अहम आपके नज़दीक क्यों है। अगर मैं निहाल साहब आपसे शुरुआत करूं। भरोसा और एहतराम। एक पिक करें। भरोसा क्यों इम्पोर्टेंट है भरोसा इतना? क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं, बगैर ट्रस्ट के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो हर चीज़ में, हर शोबा ज़िंदगी में भरोसा सबसे ज्यादा। भरोसा अगर आपका है तो आप उस पर एहतराम भी करेंगे, आप उसके साथ भरोसा टूट जाए तो जुड़ सकता है। हाँ, जुड़ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। आदमी बड़ा पायदार भरोसा आने लगा मार्केट में। बहुत ज्यादा आदमी गुमानी हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है, तो टूट जाता है आज के मॉडर्न डेज में, मगर भरोसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके निशादा, अभी आप क्या कहेंगी? मोहब्बत एहतराम के साथ मोहब्बत करके भरोसा कर लीजिए। आपने तो वो की है, वो जो ने एक ख्वाहिश दी थी जिनने हमने तीनों मांग ली कि मेरी अंधी माँ को मैं चाहता हूँ कि वो सोने के चमचे से अपने नवाज से एहतराम करेंगे तो मोहब्बत होगी और फिर भरोसा हो जाएगा। एक बताए ना। एहतराम। एहतराम
और एहतराम ही सबसे पहले आउट ऑफ द विंडो जाता है, पहली लड़ाई होती है और एहतराम खत्म हो नहीं, जाता मैंने है आपको बताया प्रोग्राम में कि हम गाड़ी में बैठ के लड़ाई करते हैं शीशे चढ़ा के। बहुत इम्पोर्टेंट है। शब्बीर भाई आप क्या कहेंगे? मोहब्बत में सब कुछ आ जाता है। ये देखेंगे एक वाहिद इस पूरे पैनल में रोमांटिक इंसान बैठे हैं जिन्होंने बार बार से मोहब्बत का साथ दिया। वाकई में ही मोहब्बत करेंगे तो भरोसा भी होगा। सही, हाँ बिल्कुल। यू वेरी लकी माशाल्लाह, हस्बैंड बहुत रोमांटिक है माशाल्लाह। और मैं चाहती भी यही थी कि ऐसा ही को बंदा मिले। रोमांटिक लोगों को आगे से रोमांस नहीं मिलता। आप बता दें रोमांटिक है तभी तो शक का रोमांस तो आप बाहर भी कर ले, भरोसा बड़ा जरूरी है। 30 साल 50 साल जिंदगी भरोसा नहीं रहता अगर आप बाहर रोमांस चला रहे हैं तो आपको भरोसा करना पड़ता है। मैं बिल्कुल मोहब्बत और ये चीज़ें आ जाती हैं भरोसे के साथ साथ। मैं खुद कहती हूँ अगर ट्रस्ट नहीं है ना, यकीन माने भरोसा नहीं है आपको बीवी को शौहर पर और शौहर को बीवी पे, तो वहाँ मोहब्बत भी गई, आग के गया, एहतराम भी गया और फिर घर इस तरह टूटते हैं। बिल्कुल ट्रस्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। इस एक कहते हैं ना कि शक की, जो मैंने तो ये मजाकन बोला था, हाँ। शक तो ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े घरों को तबाह बर्बाद कर देती है। तो भरोसा बहुत ज़रूरी है। जितना हम तो और हम उम्मीद बीवियाँ चाहती हैं कि हमारे हस्बैंड, क्योंकि हम दोनों वर्किंग है, ये भी वर्किंग और जैसे वो कपल भी, तो हम दो जैसे वर्किंग कपल्स के दरमियान ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हुआ तो आपकी मोहब्बत भी गई, आपका एहतराम भी गया, घर टूटा, बच्चे डिस्टर्ब, इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि आज इन दोनों कपल्स को हमने यहाँ पे बुलाया तो हमने बहुत कुछ सीखा और इस चीज़ को टेस्ट भी कर लिया। ये सिर्फ अंग्रेज़ का सर्वे है कि सबसे अहम डिसीजन आपकी लाइफ में यही है कि आपका शरीक हयात कौन होगा, और फिर इनकी जिंदगियों से हमने बहुत कुछ तो हमारे तो अंग्रेज छोड़े, हमारे तो आसमानों पे लिखे हुए होते हैं कौन होगा। हाँ जी, तो वो आसमानों पे जाके फिर दोबारा वेरीफाई भी करने पड़ते हैं कि लमिया क्या सोच रहे थे आप। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया निशात भाभी, शब्बीर भाई एंड नुसरत साहिबा फॉर बीइंग हियर विद अस। और बड़ा डिफरेंट किस्म की आज हमारा मॉर्निंग का स्टार्ट रहा। आप सबने जाना है, दोबारा तकरीरें करनी है, दलाइल पेश करने हैं, क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अहम बात यह है कि मोहब्बत और एहतराम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका भरोसा। लेकिन ये दोनों चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में मिठास लेके आती है, तो मोहब्बत और एहतराम को भी पकड़ के रखिए। इसी के साथ मुझे अनस सिद्रा को इजाज़त दीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।